प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो फिर से आज आप लोग हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग ले क्या नाम हमें कोर्स स्टार्ट किए थे, जिस कोर्स का नाम था क्रैश कोर्स। क्या था हमारे? क्रैश कोर्स। और ये जो कोर्स था 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए था। इस कोर्स में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा किए, उसके बाद इनऑर्गेनिक में पहले डी ब्लॉक को देखे। अब डी ब्लॉक के बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 को, ठीक ना। इसमें हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1। इस चैप्टर को हम लोग 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे, मैक्सिमम 3 वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 की तरफ, जिसमें टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कहना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। यहां पे आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ है टॉपिक जो 9.0 है, यहां पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। यहां से पिछले साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पे है एडिशन साल्ट, या इसको हम एडिशन कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना, एडिशन साल्ट होता क्या है? एडिशन साल्ट आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एडिशन साल्ट है, मतलब कि ऐड किया हुआ साल्ट। ये कैसे बनता है? तो व्हेन 2 और मोर देन 2 साल्ट मिक्स विद फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जब कहना हम 2 या 2 से अधिक साल्ट को फिक्स्ड रेशियो में कहना मिक्स करते हैं, निश्चित अनुपात में मिक्स करते हैं, तो मेरे सामने एक नया साल्ट बनके तैयार होता है, जिस नए साल्ट को हम क्या बोलते हैं? एडिशन साल्ट या एडिशन कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। जब क्या है ना 2 या 2 से अधिक साल्ट को हम लोग क्या है ना फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद एक नया कंपाउंड मिलता है, जिसको एडिशन साल्ट या एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें सबसे पहला आता है डबल साल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम डबल साल्ट किसको बोलेंगे आखिर? ठीक है, तो एक ऐसा साल्ट जो 2 साल्ट के कॉम्बिनेशन से बना हो या 2 से अधिक साल्ट के कॉम्बिनेशन से बना हो, उसको हम बोलते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट जो होता है वो क्या है ना स्टेबल होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अगर उसको हम सूखा सूखा क्रिस्टल के फॉर्म में रखते हैं तो वो स्टेबल रहेगा, मतलब उसमें कोई किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल होता है। दूसरा बात 100% आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे 100% आयोनाइज करता है। जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, जलीय विलयन में रखेंगे, तो ये पूरा पूरा टूट के क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, KCl MgCl2.6H2O, उसका है K2SO4 Al2SO4 का हल्सराइज .24H2O, इसको हम बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम, इसको हम पोटास एलम ही बोलते हैं, पोटास एलम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं हमारे? पोटास एलम बोलते हैं। FeSO4.NH4 का हल ट्वाइस .SO4.6H2O, इसको हम मोहर साल्ट बोलते हैं, मोहर साल्ट। तो एक तो हो गया पोटास एलम, ये वाला पोटास एलम हो गया, और ये मोहर साल्ट हो गया। इसका 2 एग्जांपल। तो आप इसके एग्जांपल को क्या ना जरूर याद रखें कि सर जी मोहर साल्ट हो गया और पोटास एलम हो गया, ये दोनों क्या होता है हमारे? ये होते हैं एक तरह का डबल साल्ट, एक तरह का क्या था हमारे? डबल साल्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात करें तो ये स्टेबल होता है किसमें हमारे? क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एज वेल एज एक्वस फॉर्म। कहने का अर्थ है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी स्टेबल रहेगा और एक्वस फॉर्म में भी स्टेबल रहेगा, मतलब कि क्रिस्टलीय रूप में भी स्टेबल है और जलीय विलयन में भी क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। जैसे K4FeCN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यही सब पूछा गया था दोनों के एग्जांपल से रिलेट करके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि सर जी डबल साल्ट ये स्टेबल होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में अनस्टेबल होता है। कोऑर्डिनेशन साल्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी स्टेबल होगा और क्या है ना एक्वस फॉर्म में भी स्टेबल होगा। दोनों का पोटास एलम हो गया, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटास एलम हो गया, और ये क्या हो गया हमारे? मोहर साल्ट हो गया।
ठीक है ना। तो आप क्या ना इस दोनों को यहाँ पे याद रखिए। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है ना ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, आप जरा हमको ये बताइए वो आप कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड किसका एग्जांपल होता है। जस्ट हम यहाँ पे देखे थे पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल या कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है डबल साल्ट, सिंपल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट हो गया आपका आंसर। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या हो गया आंसर कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक तरह का कॉम्प्लेक्स साल्ट है। इसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आ जाइए यहाँ पे कहा कि Which is the simplest salt, इसमें से कौन है जो सबसे सिंपल साल्ट है। आपको पता है कि सर जी NaCl क्या है ना एक तरह का सिंपलेस्ट साल्ट है। अब क्या है ना यहाँ पे हम बात करेंगे टॉपिक जो 9.1 है वार्नर थ्योरी के बारे में। अगर इस वार्नर थ्योरी को हम देखें तो वार्नर थ्योरी के हिसाब से दो टाइप के वैलेंसी होते हैं। कितने टाइप के वैलेंसी होते हैं, दो टाइप के। एक तो होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक क्या हमारे प्राइमरी वैलेंसी होता है, और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी होता है, ठीक है। वार्नर थ्योरी का कहना था कि दो टाइप के वैलेंसी होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास। और कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसके पास दो टाइप के वैलेंसी होगा, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी तो होता है आयोनाइजेबल, कहने का अर्थ है आयोनाइजेबल का अर्थ होता है कि ये आयंस में टूट जाते हैं, कि वैसा वैलेंसी जो क्या ना आयोनाइज करता हो, आयंस में टूटता है, उसको बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी होता है नॉन आयोनाइजेबल, तो कि सेकेंडरी क्या होता है नॉन आयोनाइजेबल होता है। ये होता है नॉन डायरेक्शनल, तो उल्टा क्या हो जाएगा ये डायरेक्शनल होता है। डू नॉट प्ले एनी रोल इन ज्योमेट्री, इससे क्या है ना जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना इससे हम कंपाउंड का ज्योमेट्री नहीं निकाल सकते हैं, नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी है इट डिसाइडेड ज्योमेट्री, ये क्या करता है बड़े ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज लिगेंड, ये क्या है नेगेटिव चार्ज लिगेंड को सेटिस्फाई करता है। तो इस बात को आप याद रखिए, याद रखिए कि ये क्या है ना नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करता है, न कि नेगेटिव लिगेंड को सेटिस्फाई करेगा या एनायन को सेटिस्फाई करेगा। कौन, तो प्राइमरी वैलेंसी। कौन बोले प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन क्या ना आइदर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पेसीज, ये क्या है ना नेगेटिव चार्ज को भी सेटिस्फाई करता है और इसके साथ साथ क्या ना बोले न्यूट्रल स्पेसीज को भी सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे इसको हम सिंपल से बोल सकते हैं कि सर जी ये लिगेंड को सेटिस्फाइड करेगा। लिगेंड को क्यों लिगेंड को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन को भी करेगा, न्यूट्रल को भी करेगा, तो ये लिगेंड के कैटेगरी में आ जाएगा। और ये किसको करेगा, तो ये एनायन को सेटिस्फाइड करता है, एनायन को। ये आपके लिए गोल्डन पॉइंट है, सोना का पोटरी, इसको याद करके रखें कि प्राइमरी वैलेंसी एनायन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी एनायन को तो सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है, उसके साथ साथ वो न्यूट्रल मतलब कि उदासीन स्पेसीज को भी क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो ये लिगेंड को सेटिस्फाई करेगा और ये क्या है एनायन को सेटिस्फाई करता है। आउटसाइड द ब्रैकेट, इसको हम ब्रैकेट के आउटसाइड में लिखते हैं और इसको हम इनसाइड द ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाय डॉट लाइन, इसको हम डॉट लाइन से डिनोट करते हैं और डिनोटेड बाय हार्ड लाइन, इसको हम हार्ड लाइन से डिनोट करते हैं। आ जाइए, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या है बोल रहे हैं, यहाँ पे है K4 FeCN6। यहाँ पे जो K4 है ये ब्रैकेट के बाहर है, ये क्या बोले ब्रैकेट के बाहर, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी। और इसको हम बोलेंगे बारे ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, और जो ब्रैकेट के क्या होगा बोले अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसको प्राइमरी वैलेंसी, और जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे बड़े सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे।
ठीक है ना। आ जाइए, तो ये हो गया आपका प्राइमरी वैलेंसी, ब्रैकेट के बाहर है, और ये हो गया आपका सेकेंडरी वैलेंसी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। तो आप यहाँ पे बस दो बात याद रखिए कि सर जी जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वह सेटिस्फाइड किसको करते हैं, तो निगेटिव आयन को सेटिस्फाई करता है, ठीक ना, मतलब कि एनायन को। और ये किसको सेटिस्फाई करता है, तो ये लिगेंड को सेटिस्फाइड करता है, कौन, सेकेंडरी वैलेंसी। इससे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ। अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी मेटल हैज डॉट टाइप ऑफ वैलेंसीज, तो टू टाइप के वैलेंसी होते हैं, तो कि दो प्रकार के वैलेंसी होते हैं वार्नर के हिसाब से। किसी मेटल के पास दो तरह के वैलेंसी होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज सेटिस्फाइड बाय, किसी कंपाउंड के अंदर, और वह कंपाउंड कैसा होना चाहिए, वह कंपाउंड होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, उसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वह एनायन को सेटिस्फाइड करता है। किसको संतुष्ट करेगा, एनायन को संतुष्ट करेगा। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आर सेटिस्फाइड बाय, ये किसको करता है, तो लिगेंड को करता है। क्या है कि निगेटिव को तो करेगा साथ साथ न्यूट्रल को भी संतुष्ट करके रखेगा बेचारा, ठीक है ना। अब इसके बाद करा कि द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन इन K4 FeCN6, तो K4 में क्या है, 4 को बाहर है ब्रैकेट के, तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, 4। ब्रैकेट के बाहर जितना प्राइमरी वैलेंसी उतना, ब्रैकेट के बाहर 4 तो प्राइमरी वैलेंसी 4। अगर ब्रैकेट के बाहर 2 रहता तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होता है, 2 होता। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहा कि व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, तो 2 तो इथाइलिन डायमीन हो गया बारे, कितना हो गया 2, और 2 क्या हो गया बारे, क्लोरीन हो गया ब्रैकेट के अंदर, तो 2 2 4 हो गया, 2 हो गया इथाइलिन डायमीन और 2 हो गया क्या बारे, क्लोरीन। यहाँ पे एन 2 गो है और क्लोरीन 2 गो, ब्रैकेट के अंदर कितना है, 4 गो, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 गो। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन K4 में कितना होता है प्राइमरी वैलेंसी बोले, 4, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या गो है, 4 गो है। इसके जस्ट आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आर सेटिस्फाइड, मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी किसको सेटिस्फाई करता है, तो ये बेचारे लिगेंड को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद हम करते हैं बात, कहा कि अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल आयन एक्वायर हाउ मेनी वैलेंसीज, कितने टाइप के वैलेंसी के एक्वायर करता है, तो 2 टाइप के, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। इसके जस्ट बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बारे टॉपिक 9.2 है, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्या ना यहाँ पे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। इसमें क्या ना बहुत कुछ हम क्लियर करेंगे और यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो आ जाइए पहले में लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, सुंदर सा। मान लीजिए हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए जहां पे M हो गया मेटल, M क्या गया हमारे मेटल, और N क्या है ना लिगेंड है, क्या हमारे लिगेंड है, और इधर में क्या है हमारे X और इधर में क्या है हमारे Y, ठीक है ना। ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम देखें तो प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर, ठीक है। इसको भी हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर, तो कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक ना। यहां पे ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किससे, लिगेंड से, तो ये करेगा एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेविस एसिड। कहे कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। ये क्या है हमारे यहां पे जो देख रहे हैं ये हो गया लिगेंड, क्या हमारे लिगेंड, और ये क्या करता है, लिगेंड से हमारे ये दो काम करता है। सबसे पहला करता है डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेविस बेस, लेविस बेस बोलते हैं। और इसके बीच जो आप ये बॉन्ड देख रहे हैं बना हुआ, ये क्या है हमारे, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं हमारे, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और पूरे ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक चीज यहां पे हो गया मिस्टेक, इसको आप कर लीजिए सही, यहां पे इसको हम बोलते हैं आयनाइजेबल स्फीयर, सॉरी यहां पे जो है ना इसको हम बोलते हैं वो आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा कर लीजिए सही, यहां पे इसको बोलते हैं आयोनाइजेबल स्फीयर, ठीक ना। और इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेबल स्फीयर, आयोनाइजेबल स्फीयर, ठीक है ना। तो यहां पे देख लीजिए ब्रैकेट के जो बाहर है वो है आयोनाइजेबल स्फीयर, इस ब्रैकेट के जो बाहर है इसको भी बोलेंगे आयोनाइजेबल स्फीयर। और यहां पे जो होता है इस स्फीयर के अंदर इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंटिटी, आयोनाइजेशन एंटिटी, और इसको भी बोलते हैं आयोनाइजेशन एंटिटी, आयोनाइजेशन एंटिटी, ठीक ना। तो ये हो गया पूरा इसका इन शॉर्ट की सर जी, जो ब्रैकेट के बाहर होगा स्पेस उसको बोलेंगे प्राइमरी आयोनाइजेबल स्फीयर, इस साइड के विभाग को बोलेंगे आयोनाइजेबल स्फीयर। ब्रैकेट के अंदर जो होता है पहला वो होता है सेंट्रल मिडल एटम, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेविस एसिड। क्या बोलते हैं हमारे, लेविस एसिड। और जो लिगेंड होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेविस बेस। मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हमारे, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहां पे जो एन होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या तो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये पूरा आपका इन शॉर्ट हो गया। ये जो प्राइमरी आयोनाइजेबल स्फीयर होता है ये आयोनाइज करता है, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये कभी आयोनाइज नहीं करेगा। तो ये बात, इतना बात को अगर आप याद रखते हैं तो आगे के ऑब्जेक्टिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी लिगेंड होते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो लेविस बेस होगा, मेटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है और लेता है तो लेविस एसिड होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा कि द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल आयन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स और एनायंस इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बड़े, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं हमारे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। यहां पे कहा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड कैन एक्ट एज, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान लिगेंड क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है, लेविस बेस होता है। तो यहां पे देख लीजिए लेविस बेस, यहां पे ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कहा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल कैन एक्ट एज, मेटल क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर घोट जाए उसको हम बोलते हैं लेविस एसिड। क्या बोलते हैं हमारे, लेविस एसिड। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
तो कहा कि आइडेंटिफाई लेविस बेस। अब लेविस बेस कौन होता है, जो क्या है ना ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ करके होता है। तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट आपका हो गया कि नहीं हो गया ब्रैकेट वाला पार्ट। अब क्या है ना इसमें ये हो गया पहला मेटल और ये हो गया लिगेंड और ये इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें लिगेंड लेविस बेस कौन है, तो लेविस बेस कौन होता है, लेविस चार्ज कौन होता है, जो लिगेंड होता है, और लिगेंड इसमें क्या है Cn- है। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो कहा कि आइडेंटिफाई लेविस एसिड फ्रॉम, इसमें आपको लेविस एसिड चेक करके बताना है। तो लेविस एसिड कौन होता है, जो पहला होता है मेटल, ये लेविस एसिड और ये लेविस बेस। तो लेविस एसिड यहाँ पे +3, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, Fe पे +2। अब बोलेगा सर जी +3 क्यों नहीं लिए, +2 का है लिए, तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर पढ़िएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको ये भी बात पता चल जाएगा। यहाँ पे करा कि विच इज द सेंट्रल मेटल आयन, इसमें से कौन सेंट्रल मेटल आयन होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए Fe है बारे, इसके ऊपर कितना चार्ज, तो +3 चार्ज, तो Fe +3, ताकि जो पहला होता है वही सेंट्रल मेटल एटम होता है और इसमें पहला क्या है तो Fe है, तो Fe हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो सकता है। जहां पे Fe पे +3 चार्ज है तो Fe +3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा कि ऑल लिगेंड्स आर, जितने भी लिगेंड होते हैं सबके सब लेविस बेस होते हैं, लेविस बेस होते हैं, जितने भी लिगेंड होते हैं सबके सब क्या होते हैं बड़े लेविस बेस होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन करा कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है मेटल और लिगेंड के बीच में। तो यहाँ पे क्या है हुआ आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 1 क्या हुआ कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लोग से मिलते हैं कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 के साथ, जहां पे कोऑर्डिनेशन का ऑलमोस्ट टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, लगभग सारा टॉपिक। उसके बाद पार्ट 3 में आपका कोऑर्डिनेशन पूरा क्लियर करेंगे और हम बढ़ेंगे ऑर्गेनिक की तरफ। पी ब्लॉक को हम लास्ट में देख लेंगे। ओके बाय, आज के लिए इतना ही, ठीक है।